प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है भाई? द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या है? द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या फिर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो जो जितना ज्यादा डिसऑर्डर ये रहेगा, मतलब जितना ज्यादा डिसअरेंजमेंट होगा, उसका एंट्रोपी उतना ही क्या होगा? हाई। यही बताया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, यही कहा था बच्चा लोग। और उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देख रहे थे। कितने पॉइंट्स हो चुके थे भाई? सब 5 हो गए थे। 6 पॉइंट नोट करो। If flow temperature बोलता हूँ, फ्लो ऑफ हीट करना, हीट फ्रॉम if flow of heat from high temperature to low temperature, if flow of heat from high temperature to low temperature area, then entropy of system always increases. Entropy of system always increases. नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। तो ये याद रखना भाई, इसका प्रूफ भी है। If T2 heat flow from high temperature to low temperature, if heat flow from high temperature मतलब T2 to low temperature T1 area, हीट का फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर एरिया की ओर। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कौन सा टेम्परेचर है ये T2 और T1 में? T2 क्या है? हाई। अब देख लो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज, ठीक है ना? Q रिवर्सिबल T2 फॉर हाई टेम्परेचर एरिया, डेल्टा S T1 फॉर लो टेम्परेचर एरिया। टोटल एंट्रोपी क्या होगा फिर? टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा फिर? डेल्टा मतलब Q ReV T2 प्लस Q RV T1। अब हीट का फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर से, तो हीट जो हो रहा है हाई टेम्परेचर से बाहर जा रहा है, हीट रिलीज होगा तो कौन सा साइन लगेगा आगे? नेगेटिव साइन। ठीक है, हीट का फ्लो हो रहा है, ये सिस्टम है, यहाँ से हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट बाहर निकल रहा है मतलब नेगेटिव साइन, और दूसरी जगह जा रहा है जहां पे ये लो टेम्परेचर वाला है। हाई टेम्परेचर से हीट निकला, कहा गया? लो टेम्परेचर पे, तो वहां की हीट को क्या बोलेंगे? प्लस वाला साइन, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा लोग? हीट रिलीज हो रहा है इसलिए माइनस, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए प्लस। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? क्यों रिवर्सिबल T1 माइनस क्यों रिवर्सिबल T2, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्यों रिवर्सिबल
T2 minus T1 अपॉन T1 माइनस T1 इंटू T2, यही होगा। तो बता ये वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, बताओ? इसको सॉल्व करने पे कभी भी नेगेटिव आएगा? बोलो जल्दी। T2 तो अगर ये 100 है तो ये 10 है, ये कभी वैल्यू नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या बोला है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब इफ हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एरिया देन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इस बात पे याद रखना, ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये इसका प्रूफ था स्टेटमेंट का। सेवन पॉइंट एक तरह का क्वेश्चन का पार्ट है। क्या करता है, उसमें कुछ इक्वेशन लिखा रहेगा और उसमें पूछेगा एंट्रोपी किसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका हिंट बता रहे हैं, ठीक है ना भाई? इक्वेशन ए बी सी डी। तो यहाँ पे मोल कितना है, रिएक्टेंट मोल ऑफ गैस कितने मोल ऑफ गैस है भाई? मोल ऑफ गैस। रिएक्टेंट साइड कितने है भाई? 2 मोल है। 2 मोल। 2। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2 2। तो नंबर ऑफ मोल गैस के क्या है, सेम। तो एंट्रोपी चेंज 0। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0। तो कहने का मतलब क्या, एंट्रोपी चेंज जब भी फाइंड आउट करना है तो मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस देखना, मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस, ठीक है ना? पहला प्रेफरेंस इसको देना। अगर गैस नहीं है तो लिक्विड को देखोगे, किसको देखोगे, लिक्विड। और सॉलिड का तो एंट्रोपी क्या होता है, 0। तो ये वाला हिंट से सॉल्व करना। तो यहाँ पे सेकंड वाले बताओ, मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ गैस कितने मोल ऑफ गैस है भाई रिएक्टेंट में, 1। रिएक्टेंट साइड कितने बच्चा लोग, 1। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2। तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है? एंट्रोपी इंक्रीजेस, ऐसा नहीं +1 कर दोगे। क्लियर है? तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा भाई, जितना ज्यादा गैस उतना ज्यादा रैंडमनेस। यहाँ पे बताओ एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। रिएक्टेंट में कितने मोल है, प्रोडक्ट में कितने मोल है, बताओ? रिएक्टेड में 4, प्रोडक्ट में 2। तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीजेस। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यस। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताओ कितने मोल है, सॉलिड है, गैस का तो 0 है भाई, रिएक्टेंट 0 और इधर कितना, प्रोडक्ट 1। तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीजेस। तो कोई केमिकल रिएक्शन पूछा दिया और एंट्रोपी पूछा है तो क्या देखोगे भाई, कितने नंबर ऑफ गैस बने हैं, ठीक है ना? पहला प्रेफरेंस। अगर मान लो रिएक्टेंट में, इसमें रिएक्टेंट में 10 मोल है और प्रोडक्ट में 1 मोल, ये 10 मोल लिक्विड का है, 1 मोल गैस का है, तो एंट्रोपी इंक्रीज बोलोगे डिक्रीज बोलोगे, एंट्रोपी इंक्रीज बोलोगे डिक्रीज बोलोगे, डिक्रीज। डिक्रीज। बोलोगे। भैया 10 लीटर पानी को कितना भी फैला लो, 1 गैस इतना फैल सकता है क्या? नो सर।
क्योंकि गैस तो पूरे रूम में ऑक्यूपाई कर सकता है स्पेस, लेकिन 10 लीटर पानी पूरे रूम को कवर कर लेगा क्या? नो सर। तो याद रखना गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है, प्रेफरेंस गैस को ही देना है। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है भाई। तो डेल्टा क्यू, तो हमको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू और डेल्टा टी जीरो होता है, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में? माइनस, अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो 2.303 nRT log 10 क्या था भाई? V2 अपॉन V1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1 अपॉन T टेम्परेचर। T कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या? डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 nR log 10 V2 अपॉन V1 या फिर 20303 nR log P1 अपॉन P2। एक फॉर्मूला एंट्रोपी का चेंज का डेल्टा एस, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बी फॉर्मूला क्या यूज करना है? जब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होगा तब। बी फॉर्मूला क्या यूज करना है? जब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा तब। तो डेल्टा एस इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V2। सभी फॉर्मूला अपनी जगह करेक्ट है बच्चा लोग। कैसे बना है उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस याद रखो। जब वो पूछ चुका है तो इधर भी कुछ पूछ सकता है भाई कभी भी। ये था वॉल्यूम, जब वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हुआ तब। हो सकता है केस 1 with respect to volume and temperature change। with respect to case 2 with respect to volume and temperature की जगह पे pressure and temperature। तो प्रेशर की जगह पे ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 ऐसा रख सकते हो। नोट करना तो V1 V2 अपन V1 के जगह पे P1 P2 बॉयल्स लॉ से रख सकते हो भाई। तो फिर से पूरा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एस, इसको ln को नेचुरल लॉग से 10 बेस पे चेंज करने के लिए 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे, लॉग हो जाएगा 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 R ln के जगह पर जगह log 10 P1 अपॉन P2
2.303 कॉमन है, Cp log 10 T2 upon T1 plus R log 10 T1 upon P2 delta S. कुछ फॉर्मूले ये है भाई, नोट कर लो। और इसी में अगर क्या बोल दिया, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तब क्या होगा भाई फॉर्मूले में चेंज। आइसोकोरिक में वॉल्यूम V डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा डेल्टा एस का फॉर्मूला CPln CVln T1 अपॉन T2 अपॉन T1। और आइसोबैरिक प्रोसेस बोला तब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा डेल्टा एस का फॉर्मूला CPln T2 अपॉन T1। तो देख लेना भाई, हीट कैपेसिटी दिया है, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से तो भी एंट्रोपी निकाल सकते हो। तो ये था भैया एंट्रोपी, कर लो नोट, कंप्लीट हुआ एंट्रोपी। अच्छा, मैंने कल वाला क्वेश्चन करवा दिया था क्या, एक को बॉईल करने पे मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर हमने ऐसे डिस्कस कर लिया, ऐसा कराया नहीं था। हाँ मतलब ऐसे डिस्कस नहीं, वो कराना भी क्या है, एक को बॉईल करने पे एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, करा लिया तो कैसे बोल रहे बच्चा। सॉलिड हुआ ना, तो एक लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बन गया तो एंट्रोपी डिक्रीज होना चाहिए, बट एक्चुअल में होता है क्या है, एक के अंदर येलो वाला पार्ट जो होता है प्रोटीन से बना होता है, अब प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ता है। प्रोटीन को जब हीट किया जाए तो एंट्रोपी बढ़ता है, याद रखना, क्योंकि जब हीट करने पे प्रोटीन में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे। ये प्रोटीन है समझ लो, ठीक है ना। एक के अंदर यही प्रोटीन का ऐसे बहुत सारे चेन बना रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, ऐसा खींच के सीधा कर दूं, इस तरह से इसमें बहुत सारे लिंकेज होते हैं। इन लिंकेज के थ्रू प्रोटीन का एक यूनिट दूसरे यूनिट से कनेक्टेड होता है। बायो में पढ़ोगे पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं इसे, कौन सा लिंकेज बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। एमाइड भी होता, एमाइड लिंकेज है जिसको बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है ना, केमिस्ट्री का ही पार्ट है। एमाइड लिंकेज को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज भी हो सकता है पेप्टाइड। तो प्रोटीन में मॉलिक्यूल्स इनसे बंधे होते हैं, जब हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, जो एक फॉर्म में बंधे हुए थे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर था, और टूट टूट के बिखर जाएंगे भाई। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये एक कागज का पेपर है, मतलब पेपर है, उसको बहुत सारा पीस करके फेंक दिए तो ज्यादा डिसअरेंजमेंट आएगा, या सिंपल एक पूरे कागज को फेंकेगा तो ज्यादा डिसअरेंजमेंट आएगा? कचरा कहाँ ज्यादा फैलेगा? सर टुकड़ों में। टुकड़ों में ना, तो प्रोटीन सीधा जुड़ा हुआ था, अब उसको काट काट के मतलब हीट किया तो वो टूट गया भाई, अब टूट के बिखर गया, तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। याद रखना, तो जब भी किसी प्रोटीनस चीज को, प्रोटीनस सब्सटेंस को, प्रोटीन को हीट करोगे तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उसके बिखर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस पूरे प्रोसेस को डीनेचर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हीट करने पे वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं हीट करने पे, तो इसी को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
जब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा, मतलब हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ रबर का। ठीक है, ये खंबा समझ लो, इससे बड़ा सा रबर बंधा हुआ है। तो मुझे ये बता दो, एंट्रोपी जब रबर को ऐसी रखे या रबर को जब स्ट्रेच कर दिया जाए तब एंट्रोपी ज्यादा होगा, ऐसी छोड़ दिया जाए एंट्रोपी ज्यादा होगा या स्ट्रेच करने पे? सर्च करने पे। स्ट्रेच करने पे एंट्रोपी डिक्रीज होता है। जो रबर है, इनमें जो इनके जो मोनोमर्स हैं जिससे ये बना हुआ है, वो डिसअरेंजमेंट ज्यादा होते हैं भाई। मतलब कोई ऊपर है, मान लो एन टाइप के सब्सटेंस से बना, तो एन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से अरेंज होते हैं। लेकिन जब खींचा जाए सब के सब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, एक जैसे सीक्वेंस में। तो भैया जब सीक्वेंस यूनिफॉर्म हो जाए, अरेंजमेंट बढ़ जाए, तो एंट्रोपी क्या होता है? कम होता है। तो रबर जब स्ट्रेच नहीं रहेगा, विदाउट स्ट्रेच है, तो एंट्रोपी उसका ज्यादा होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता और खींचने पे सभी मॉलिक्यूल्स एक लाइन में आ गए हैं। तुम लोग एक ह्यूमन चेन बना लियो, हाथ जोड़ जोड़ के एक जगह गोला बना के, या कैसे भी डिसअरेंजमेंट बना दियो, तो बंदे आपस में जुड़ते गए, ठीक है ना? कि इधर कोई ऊपर आके जुड़ रहा है, फिर कोई ऊपर आके ऐसे जुड़ रहा है, तो डिसअरेंजमेंट ज्यादा होगा ना भाई। कोई कहीं भी आ रहा है, लेकिन इसको पकड़ के, इसका हाथ पकड़ के मैं इधर खींच दिया, इसको पकड़ के इधर खींच दिया, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा सर। तो अरेंजमेंट बढ़ गया ना। कोई चीज ऐसे घूमा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ज्यादा डिसअरेंजमेंट है तो एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन इसको खींच के सीधा कर दे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये सब कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन है भाई। क्लियर है? यस सर। फिर मैं सर एक के एग्जांपल के बाद हेयर वाला एग्जांपल बताया होगा, या नहीं बताऊंगा तो सुन लो भाई। जो कई लोग के बात ऐसे होते ना, सचिन तेंदुलकर वाले कर्ली टाइप के, घुंघरारू वाले, तो ठीक है ना, तो क्या करते हैं, वो स्पा में जाते हैं या सैलून में जाते हैं, हीट देते हैं, तो उनका एंट्रोपी क्या, वो बाल क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसका एंट्रोपी क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। प्रोटीन है ना वो भी, तो हीट डिक्रीज होता है। प्रोटीन क्या होगा भाई? एक मिनट। हाँ, प्रोटीन है, तो यहाँ पे देखो उल्टा मत समझ लेना। यहाँ पे बाल घुंघराले होने का रीजन क्या है? इनमें पेप्टाइड लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है? पेप्टाइड लिंकेज। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। होगा ना सर। हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। इसमें ना बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, तो जिसका बाल जितना ज्यादा कर्ली होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का टेंडेंसी उतना ज्यादा क्या होता है? हाई। तो हीट करने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और बाल क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक है, हीट देने पे बाल सीधे क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होता है, CONH2 ग्रुप होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिससे बाल ज्यादा क्या हो जाते हैं? कर्ली हो जाते हैं। और टेम्परेचर दोगे तो उसके बाद क्या होगा भाई? जितना ज्यादा अच्छा प्रोटीन, उतने ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उतने बाल कर्ली होंगे। तो हीट देने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक। समझ में आया? तो बाल सीधा कराने गए तो अपना एंट्रोपी बढ़ाने गए। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है ये छोटे छोटे फैक्ट्स? यस सर। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस या फिर तो हमको मालूम है डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो
ये किस पर डिपेंड करता है? गिब्स फ्री एनर्जी पे। ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और ये वैल्यू क्या हो सकता है भाई? नेगेटिव। तो कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? ये मालूम है कि नहीं मालूम है भाई? हाँ सर। 8 इक्विलिब्रियम, और ये क्या होगा? स्पॉन। स्पॉन्टेन। इतना क्लियर है भाई? Yes. इसको जल्दी से नोट करो तो। फिलहाल कॉपी में तो है, हेडिंग नोट करना, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनिटी। कर लिया नोट? एक टेबल ड्रॉ करता है इसमें, सीरियल नंबर, फॉर्मूला क्या है? एंड ये एक चीज तो है, डेल्टा जी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखना, इससे फॉर्मूला से होगा। तो रिएक्शन, उसका वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एस, वैल्यू ऑफ डेल्टा सी। नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, नोट कर लेना उसको भी। चलो तो फ्रेम में आ रहा है ना। रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा बताओ बच्चा लोग? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब एंट्रोपी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा बताओ? डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है भाई? डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बताओ? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। डेल्टा एच और डेल एस का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलो। पॉजिटिव। अगर ये 10 है, ये 10 है, तब डिपेंड करेगा ना भाई ये टी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा ना। तो नेगेटिव भी हो सकता है एट हाई टेम्परेचर। कब होगा बच्चा ये? इस कॉलम को तो और छोटा कर लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बस लिखना मुझे यहाँ पे। डेल्टा एस, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस समय वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। कब? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चा? डेल्टा एच और एस दोनों पॉजिटिव है, मान लेते हैं दोनों 10 है। ठीक है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो भैया अगर ये पॉसिबिलिटी है तो टी पे डिपेंड करेगा ना कि नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। तो हाई हुआ तो नेगेटिव आएगा, बट टेम्परेचर जो है लो हुआ तब पॉजिटिव आया कि नहीं आया सच में? ठीक है बच्चा लोग, नहीं समझा सर।
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। अब बताओ, ये तो नेगेटिव है ही, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बताओ क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा? जल्दी बताओ। डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव टी डेल एस कैसे नेगेटिव? इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। प्लस हो जाएगा ना भाई। अब बाद में कोई बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैथमेटिकल अप्रोच है भाई। ये पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस प्लस। टी का वैल्यू चाहे हाई हो, 10 हो, 20 हो, या फिर कुछ भी हो, टेम्परेचर अगर हाई हो या लो हो, 1000 क्यों ना हो, दोनों समय वैल्यू हमेशा क्या आएगा भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव। एट लो टेम्परेचर या फिर एट हाई टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? तो Yes, कहने का sir. मतलब है, एक क्वेश्चन बन सकता है या स्टेटमेंट बन सकता है कि इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नोट, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा जी always positive when change in entropy क्या होना चाहिए भाई? बोलो जल्दी, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या होना चाहिए? नेगेटिव नेगेटिव एट एनी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो रहा है या लो हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, अगर एंट्रोपी नेगेटिव है और प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। एंड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन कभी भी खुद से नहीं होगा, वो रिएक्शन कभी भी खुद से नहीं होगा। जो रिएक्शन सेल्फ, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड बोल सकते हो, या खुद से जो हो जाए, ठीक है ना, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो नहीं हो पाया वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस चीज को बताने के लिए टेबल बना रहा हूं, ठीक है बच्चा। अब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी क्या होगा हमेशा? नेगेटिव। नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मुझे बताओ वैल्यू डेल्टा जी का क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखते हैं। एट हाई टेम्परेचर एक कंडीशन है, ये कब है? एट लो टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ये कुछ कंडीशन है, अब बताना है। तो ये वैल्यू क्या है भाई? डेल्टा जी मतलब डेल्टा एच का डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो ये है हमारा नेगेटिव वैल्यू, माइनस टी डेल एस, ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव ना भाई, तो सॉल्व करने पे बताओ क्या आएगा? डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? माइनस माइनस हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगा। जब एंट्रोपी पॉजिटिव हो, डेल्टा एच क्या हो? नेगेटिव, तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आया कैसे बना? क्लियर है भाई? बस मैथमेटिकल अप्रोच है भाई, इतना मैथ्स तो आना चाहिए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को जब भी सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? माइनस। माइनस माइनस 10 माइनस 100 करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो कह क्या सकते हो भाई?
एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऐसे ही सेंटेंस बनेगा जैसा पहले बना था, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव कब, व्हेन चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव एट Positive. एनी टेम्परेचर। और रिएक्शन क्या होगा बच्चा? Spontaneous. तो जो रिएक्शन खुद से होता है तो उनमें एंट्रोपी बढ़ता है भाई, और एंट्रोपी बढ़ता है और वो प्रोसेस कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। याद रखना, जो रिएक्शन खुद से होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं। नेचर में जितने भी रिएक्शन है जनरली खुद ब खुद होते हैं, वो एक्सोथर्मिक टाइप के होते हैं, उनमें हीट रिलीज होता है। और तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस खुद से होते हैं और उनमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो जैसे यूनिवर्स का फैलना, तो वो भी एंट्रोपी क्या हो रहा है? वो सेल्फ हो रहा है भाई, एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जितना ज्यादा यूनिवर्स फैलेगा हीट भी उतनी ज्यादा रिलीज होगा और वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही भाई। तो ये याद रखना भाई ये सब चीजों को। तो ये दो स्टेटमेंट बताने के लिए इतना है। अब यहाँ पे बताओ दो चीजों में क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा, ये वैल्यू छोटा हुआ तो नेगेटिव वैल्यू, मतलब छोटा कब होगा? जब टी लो होगा, और टी हाई हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू। तो जहां पे नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, ठीक है, पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको देखो, ठीक है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कर लेना कंप्लीट। क्लियर है? और इसके साथ ये चैप्टर होता है समाप्त।